everyone, I am Manish and today we are going to start first chapter of Political Science class 10th Power Sharing. So without any further delay, let's get started. I am going to introduce this chapter. In this chapter we will talk about that power which held by government. देखो इस चैप्टर में हम उस पावर की बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट कि हर नेशंस में आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं और उन सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है. इट इज ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब देखो पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की स्पिरिट भी बोला गया है. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी फॉर अस. इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ वी विल टॉक अबाउट मीनिंग. अब पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स. देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो पावर शेयरिंग वो टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उसमें पावर को शेयर करते हैं, ठीक है. ये डेमोक्रेसी का वो आइडिया है जिसमें ये कंसंट्रेट करती है कि जो पावर है वो किसी एक सिंगल हेड में ना रहे, ताकि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना ना स्टार्ट कर दे और पूरी जो कंट्री है उसको कंट्रोल करना ना स्टार्ट कर दे. इसीलिए डिफरेंट फॉर्म्स कैन कीप अ चेक ऑन ईच अदर. इसलिए पावर को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है. जो भी आपके डिफरेंट ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं. इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब देखो इंडिया क्या है, एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, जहां पर पावर को क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है उसमें पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम. इसमें हम जो बेल्जियम की कम्युनिटीज और जो रीजन्स है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करेंगे. देखो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में और ये इतना छोटा है कि इंडिया का हरियाणा स्टेट इससे बड़ा है. बेल्जियम में 59% पीपल डच स्पीकिंग है एंड जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है और इसमें जो माइनॉरिटी में है वो आपके डच स्पीकिंग पीपल है. वलोनिया रीजन में आपके 40% फ्रेंच एंड रिच पावरफुल लोग रहते हैं आपके, जो कि 40% है. एंड फ्लेमिश में आपके 59% डच रहते हैं, ये मेजोरिटी में. और इनको सारी इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी बेनिफिट मिले हुए हैं. एंड जो जर्मन्स है वो आपके 1% है. नाउ वी विल टॉक अबाउट पावर शेयरिंग. अब देखो बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग थी वो कैसे किया गया उसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि बेल्जियम के अंदर जो डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनमें जो मिनिस्टर्स की संख्या थी वो इक्वल कर दी गई, ठीक है. देन सेकंड पॉइंट कहता है कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती थी. अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन लेना है तो दोनों कम्युनिटी को मिलकर डिसीजन लेना होगा, तभी वो डिसीजन क्या होगा, आपका पास किया जाएगा. देन थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट. अब देखो क्या किया गया, पावर को ट्रांसफर किया गया सेंटर से स्टेट को. स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अ सबऑर्डिनेट टू द सेंटर. अब देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी और ना ही सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंच एंड द डच. अब देखो जो कैपिटल थी ब्रुसेल वो बेल्जियम की कैपिटल थी और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इक्वल कर दी गई फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज के लिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. अब देखो जो फॉर्मेशन की गई कम्युनिटी गवर्नमेंट की और इसको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया, जो कि लैंग्वेज कम्युनिटी फ्रेंच और डच और जर्मन से क्या करते थे, बिलोंग करते थे. वेयर एवर दे लिव, वो जहां से भी मतलब बिलोंग करते हो. दिस हैज पावर रिगार्डिंग, मतलब ये सब कुछ पावर से रिलेटेड था. एंड द लास्ट पॉइंट इज कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, यानी कि जो भी कल्चरल एंड एजुकेशन एंड लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज थे उनको भी क्या कर दिया गया, शॉर्ट आउट कर दिया गया, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर शेयरिंग. अब देखो पावर शेयरिंग के रिजल्ट क्या निकले. वी कैन कंक्लूड दैट बेल्जियम मॉडल इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. अब देखो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेल्जियम मॉडल है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बट वो सक्सेसफुल था. और जो बेल्जियम के लीडर्स थे उनको ये कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम लोगों के फीलिंग और इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है जी. कि जो आपके डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जो रीजन्स हैं, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे उनकी फीलिंग्स की, तो कंट्री की यूनिटी बेकार हो जाएगी, वो रह ही नहीं सकती है. तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. फिर नेक्स्ट आपका आता केस स्टडी ऑफ श्रीलंका.
अब जो केस स्टडी है श्रीलंका की, इसमें क्या कहता है कि फर्स्ट पॉइंट है कि देयर वर आल्सो रीजनल डिफरेंसेस। जैसे बेल्जियम में रीजनल डिफरेंसेस थे, यहाँ पर भी रीजनल डिफरेंसेस थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी ओवर द तमिल्स। अब देखो 1948 में श्रीलंका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया था, और उन्होंने भी एक सिन्हाला सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, उस किसके ऊपर, तमिलियंस के ऊपर। वहां पर दो कम्युनिटी थी, और जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो आपकी मेजोरिटी कम्युनिटी थी। फिर 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दैट टाइम इट्स पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 करोड़, 2 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय। ओवरऑल देयर वाज मेजोरिटी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। अगर हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकाले तो श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी की क्या थी, मेजोरिटी थी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैप ऑफ श्रीलंका। एथनिक कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका। देखो श्रीलंका में जो तमिल्स थे वो आपके नॉर्थ और ईस्ट में थे, और वो मोस्टली हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे। और यहाँ पर जो तमिल्स की जो परसेंटेज थी वो 18% तमिल्स थे आपके, और जो इंडियन तमिल्स थे वो जो हिंदूज एंड मुस्लिम थे वो आपके 5% थे 18% में से। और ये इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया के अंदर आपके एज ए प्लांटेशन वर्कर इनको श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया था, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो सिन्हालीज है वो आपके 74 सिन्हालीज थे, इनकी कम्युनिटी मेजोरिटी में थी। एंड जो क्रिश्चियंस थे वो आपके 7% थे, एंड जो मुस्लिम्स थे वो आपके 1% थे। मेजोरिटेरियनिज्म। देखो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि ये वो आइडिया और वो बिलीफ है कि जब एक कम्युनिटी क्या करने लग जाए, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर दे, अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दे, और अपने तरीके से वो नेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी ने अपना मेजोरिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश कर दिया था तमिलियंस के ऊपर, और उन्होंने जो भी रूल्स थे नेशंस के उनको अपने इच्छा अनुसार बनाना स्टार्ट कर दिया था, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर रीजंस की बात करता है कि 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। फिर कहता है कि गवर्नमेंट मेड पॉलिसीज दैट फेवर्ड मेंबर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिन्हाला कम्युनिटी के मेंबर्स को फेवर करते थे और उन्हीं को जॉब प्रोवाइड करते थे। एंड स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, और उन्होंने जो बुद्धिज्म था उसको भी उन्होंने नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तमिलियन प्रोटेस्टेड व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड व्हिच सून कन्वर्टेड इनटू सिविल वॉर। और फिर तमिलियंस ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जब उनको लगा कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जल्दी एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे रीजंस थे आपके श्रीलंका में सिविल वॉर के। फिर जो पोजीशन थी श्रीलंकन तमिल्स की वो कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी और उन्होंने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए डिमांड की, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड की उन्होंने कि भाई उनको एजुकेशन एंड जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उनकी ये डिमांड थी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो तमिल इल्म है उनको आजाद किया जाए। फिर सिविल वॉर की बात करता है। अब कॉजेज ये थे सिविल वॉर के कि सिविल वॉर में बहुत सारे तमिल्स मारे गए और उनको फोर्स किया गया देश छोड़ने के लिए, और इनकी जो सिटीजनशिप्स थी उसको भी डिनाइड कर दिया गया नए लॉज बनाकर। इसका इफेक्ट ये आया कि जो सिविल वॉर थे उसमें जो सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ थी श्रीलंका की वो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। इससे क्या हो सकता था कि जो यूनिटी थी नेशन की वो भी खत्म हो सकती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी कि दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, और डिफरेंसेस ये थे कि इनके जो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट थे वो डिफरेंट थे। एंड इन दोनों में यूनिक क्या था, व्हाट इज यूनिक अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम में क्या यूनिक था। तो इसमें जो लीडर्स थे बेल्जियम के उनको ये रियलाइज हुआ कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स के लोगों के इंटरेस्ट एंड फीलिंग की रिस्पेक्ट करेंगे।
फिर कहता है कि इसके ड्रॉबैक क्या निकले, जो कि श्रीलंका ने जो सिस्टम फॉलो किया था उसका नतीजा क्या निकला। तो जो डोमिनेंस था मेजोरिटी कम्युनिटी का, सिन्हालीज का, उन्होंने अपनी पावर तमिलियंस के साथ शेयर करने से मना कर दिया और इसका रिजल्ट क्या निकला, डिसयूनिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है। देखो इसके दो रीजन है। पहला तो कहता है प्रूडेंशियल रीजन। फर्स्ट प्रूडेंशियल में फर्स्ट पॉइंट कहता है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, की सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरा कहता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहती है। एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि इसका जो आउटकम है वो भी काफी बेटर होता है। फिर सेकंड कहता है मोरल रीजन, कहता है इसको डेमोक्रेसी की आत्मा कहा गया है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड कहता है पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस, लोगों के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, की पावर शेयरिंग को क्या बताया गया है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है इसमें पीपल आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, की लोग क्या है, जितने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं उनके सोर्सेज है। सेकंड कहता है दे रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, अब वो क्या करते हैं, अपने ही ऊपर रूल करते हैं सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन के थ्रू। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड इट्स व्यूज, की रिस्पेक्ट दी गई है हर डाइवर्स ग्रुप को और उनके व्यूज को। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने के लिए हर किसी को इक्वल शेयर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट के आपके तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनमें क्या किया गया है, पावर को शेयर किया गया है। सेकंड कहता है पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। अब देखो गवर्नमेंट के तीन लेवल भी है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, उसमें भी पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया है। फिर कहता है आपका थर्ड पॉइंट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब देखो देश में, इंडिया में क्या डाइवर्सिटीज है, आपके डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, उसमें भी पावर को शेयर किया गया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, इनमें भी पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब देखो इसमें तो फर्स्ट है वो हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमारे रूलिंग पार्टी है एंड जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करते हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ लॉ को पास करते हैं। फिर सेकंड हमारा आता है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या आता है कि जो लॉ पास किया गया है लेजिस्लेचर के थ्रू वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी लागू करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या करती है कि जो लॉ हमने एग्जीक्यूट किया है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये जुडिशरी क्या करती है, उसको सॉल्व करने का काम करती है। ठीक है, फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कहता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड कहता है रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पावर को हम बैलेंस करके रखते हैं। फिर कहता है जजेस कैन ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन्स। अब जजेस हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है, वो क्या करते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उनको चेक भी करते रहते हैं वो। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये एक सिस्टम है चेक और बैलेंस का। फिर कहता है नो ऑर्गन्स गेट अनलिमिटेड पावर्स, किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है। ऑल मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल भी हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज के लिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एज इट ऑल्सो अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये अलाउ भी करता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, की हर ऑर्गन क्या करता है, दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। फिर नेक्स्ट आता हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब देखो वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमारे पास 3 लेवल्स हैं और वो कौन कौन से हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हमारी
इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, की हमारे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है उसमें पावर को शेयर किया जाता है। एग्जांपल जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर। फिर सेकंड कहता है कि अंडर दिस अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन गिव स्पेस टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अब कहता है इस अरेंजमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या देते हैं, जगह देते हैं सोशल ग्रुप्स को, ठीक है जी, जो आपके डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं उनको। फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि इस तरीके से जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके लिए एक फेयर शेयर होता है पावर के अंदर, और ये जो सोशल डाइवर्सिटीज है इनको एडजस्ट करने का भी बेनिफिट मिलता है। हु वुड फील अदरवाइज एलिनेटेड, नहीं तो वो फिर वो क्या फील करेंगे, वो फिर जैसे श्रीलंका में तमिलियंस फील कर रहे थे डिस्क्रिमिनेटेड, अवॉइडेड, नेग्लेक्टेड, वो भी फिर ऐसा ही फील करेंगे। फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि द फर्स्ट पॉइंट इज कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, ये पावर के अंदर इन चीजों क्या करती है, प्रभावित करती है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, की जो इंटरेस्ट ग्रुप है इनका भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आपके बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इन सभी का क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव होता है। So this was all about this chapter. I hope everything is clear to all. If you have any doubt, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं। एंड सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।